नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। वाराणसी में G20 की तीसरी बैठक आपको बता दें आगाज किया हुआ है। U20 शिखर सम्मेलन का 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच आयोजन किया जा रहा है, जहां G20 देशों के 600 से भी ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे। उधर Y20 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से चिन्हित विषयों पर चर्चा के साथ किया जा रहा है। Y20 समिट में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार को घेरा। बांदा पहुंचे अखिलेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार ने नए भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है। करोड़ों रुपया और हमारे प्रधान मारे जा रहे हैं इसी में। उन पे कोई काम नहीं है, केवल अपने जानवरों की रखवाली कर रहे हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बुंदेलखंड में मिसाइल बना रहे हैं। मिसाइल ऐसा तो नहीं कोई बाबा के लोगों ने छिप करके मिसाइल बना ली हो, बीजेपी वालों ने बना ली हो मिसाइल। कोई इन बीजेपी वालों से पूछिए मिसाइल कहां है तुम्हारा, क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने कहा था कि बुंदेलखंड में मिसाइल बनेगी, यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बताओ कहीं डिफेंस का कॉरिडोर बन गया हो तो बता दो माधव चित्रकूट वालों। तो वहीं बरेली में आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का काफिला ही रोक दिया। सैकड़ों छुट्टा पशुओं को लेकर ग्रामीण रास्ता रोककर खड़े हो गए और इस दौरान एसडीएम से भी ग्रामीणों ने धक्का मुक्की की। और आपको बता दें कि छुट्टा पशुओं को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा है। छुट्टा पशु कई किसानों की जान ले चुके हैं और आए दिन फसलों को भी खराब कर देते हैं। Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जहां G20 देशों के 600 से भी ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे यूपी सरकार में ऊर्जा मंत्री AK शर्मा भी Y20 समिट में हिस्सा लेंगे। दुनिया के सबसे समृद्ध देशों के प्रतिनिधि जो G20 देश हैं, उसमें भी वहाँ के यूथ, वहाँ के युवा हमारे वाराणसी की धरती पे आए हैं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से, अपने व्यक्तिगत रूप से और पूरे देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी ओर से भी इन सभी डेलीगेट्स का यहाँ स्वागत करता हूँ। कल मुझे भी Y20 की मीटिंग में उसके उद्घाटन समारोह में शामिल होना है। इसी के लिए मैं आया हूँ वाराणसी और मैं आशा रखता हूँ कि उनका सबका वाराणसी में रहना और रुकना और यहाँ की सभ्यता संस्कृति से परिचित होना उनके जीवन में एक सुखद अनुभव होगा। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन का एक और अहम पड़ाव पार कर लिया है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है और अब लैंडर विक्रम को आगे का रास्ता अकेले तय करना है। आने वाले दिन इस मिशन के लिए काफी अहम होने वाले हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन का एक अहम पड़ाव पार कर लिया है। चंद्रयान से अलग होकर लैंडर विक्रम अब अकेले ही चांद की ओर बढ़ चला है। आने वाले दिन इस मिशन के लिए काफी अहम होने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम अपने आखिरी चरण पे हैं और एक एक स्टेप अब आगे जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। हर दिन जो है इम्पोर्टेंस रखेगा। 23 तारीख का दिन जो है वो निर्धारित किया गया है इसरो ने, जब हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे चंद्रमा के साउथ पोल पे। तो जैसे आपने कहा कि प्रपल्शन मॉड्यूल से विक्रम लैंडर जो है वो अलग हो गया है। यहाँ पर हमने मॉडल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया है। ये हमारा प्रपल्शन मॉड्यूल है। प्रपल्शन मॉड्यूल जो है विक्रम लैंडर को जो है कैरी कर चंद्रमा के आखिरी कक्षा तक
लेकर आया है। अब आगे का जो सफर है, आखिरी 100 किलोमीटर का कुछ दायरा है जो वो हमारा विक्रम लैंडर तय करेगा। और अब ये 5 से 6 दिन का जो समय है, इसमें अपनी स्पीड को कम करना, अपने आप को सीधा करना, बिकॉज क्योंकि अभी तक ये ट्रैवल कर रहा था स्पेस पे, तो अब ये जगह की पुष्टि करना कि जो जगह निर्धारित करी है इसरो ने, जो जहाँ पर लैंड करना है, कि वहाँ पर कोई लास्ट मिनट कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी बातों को, उन सभी पहलुओं को अच्छे से गौर कर 23 तारीख को 5:47 पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास होगा। ये आगे आने वाले टाइम पर भी प्रपल्शन बहुत इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि एक तो ये हमारा लैंडर है, साथ ही साथ ये हमारे को इंफॉर्मेशन जो भी हमारी विक्रम से इसरो तक पहुंचेगी उसमें हेल्प करेगा, और एक तरीके का बैकअप प्रोवाइड करेगा कि लास्ट मिनट अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम प्रपल्शन से संपर्क साध सकते हैं और विक्रम की कोई भी लास्ट मिनट प्रॉब्लम को जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। चंद्रयान 2 में हम नहीं कर पाए थे, पर चंद्रयान 3 में हम कर पाएंगे, और जिस तरीके की इंफॉर्मेशन भारत कलेक्ट करने वाला है चंद्रयान 3 के माध्यम से, उस तरीके की इंफॉर्मेशन बाकी किसी देश के पास नहीं है। ना कि केवल खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके का सेस्मिक एक्टिविटी चंद्रमा की उन सतह पे होती है, किस तरीके के क्वेक्स आते हैं, आंधी चलती है, तूफान चलती है, और उस पर अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी बातों की पुष्टि करेगा। साथ ही में क्या मून इंसानी जीवन को बसाने के लिए, कॉलोनीज को बसाने के लिए हैबिटेबल बनता है या नहीं, उस बात की पुष्टि करेगा। और आने वाले समय पर जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जाने का प्रयास करते हैं तो हमें एक तरीके का बेस स्टेशन प्रोवाइड करेगा। तो बहुत ही बड़ा मिशन है, साथ ही हमारे फ्यूचर के स्पेस से जुड़े सभी चुनौतियों को, सभी आने वाली अपॉर्चुनिटी को एक बहुत बड़ा स्थान देगा। आज जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, जो लैंडर और उसके अंदर, उसके भीतर जो रोवर है जिसका प्रज्ञान है, तो ये दोनों सेपरेट हो गए थे। अभी क्या होगा कि ये जो लैंडर है वो ऑर्बिट करता रहेगा चंद्रमा के आसपास एक सर्कुलर ऑर्बिट पे। अभी 153 into 1763 किलोमीटर्स का है, जो सर्कुलर ही है। बाद में ये 100 into 30 पे जाएगा, फिर वो धीरे धीरे से डी बूस्ट करेगा या रेट्रो फायरिंग जिसे कहते हैं वो करके, इसके थ्रस्टर्स जो है रेट्रो फायरिंग करेंगे, उसकी धीमी वेलोसिटी को लेकर वो फिर नीचे सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। तो यही आइडिया है। और उसके बाद ये रोवर निकलेगा और कुछ 500 मीटर आसपास जाएगा और वहां पर वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स लूनार सरफेस पे करेगा। और रुकेंगे यहां पर एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।